ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर आकाशवाणी पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से लगातार जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। आज हम 400 से भी ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं और कोरोना से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और जनता की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, जो आपके प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको कोरोना और उससे संबंधित बीमारियों से कैसे अपने आप को बचाना चाहिए। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। और अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले अब ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसका क्या कारण है, पहले तो हम ये भी जानेंगे और आप हमें ये भी बताइए कि म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस क्यों कहा जा रहा है। आपकी बात सही है कि अगर हम देखें तो इस दफा सेकेंड वेव में म्यूकोरमाइकोसिस के ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पहले वेव में भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखे गए थे और अगर हम डेटा देखें तो जो सार्स इन्फेक्शन हुआ था 2002-2003 में, तो भी कुछ हद तक म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस रिपोर्ट किए गए। तो पहली चीज तो यह है कि म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है जो नॉर्मली सॉइल में रहता है, मतलब मिट्टी में रहता है। एक फंगस जो मिट्टी में ग्रो करता है। कभी कभी जो खराब खाने या चीजें पड़ी होती हैं उसमें आ जाता है और हमारे नॉर्मल हवा में भी कुछ हद तक ये इसके स्पोर्स आ जाते हैं। नॉर्मल जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी ठीक रहे तो उसमें जब ये फंगस उनके नाक या गले में आता है तो हमारी इम्यूनिटी उसको आगे बढ़ने नहीं देती और ये फंगस को खत्म कर देती है। इसलिए अगर म्यूकोरमाइकोसिस का किसी को हेल्दी व्यक्ति को एक्सपोजर हो तो उसको कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन कोविड में 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो ज्यादा देखा जाता है। एक तो कोविड की बीमारी अपने में ही, क्योंकि कोविड बीमारी से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और जिस टाइप की इम्यूनिटी कम होती है उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये कि जिन लोगों को डायबिटीज है और हम ये जानते हैं कि भारत में डायबिटीज काफी ज्यादा है, तो उनको अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो तो अगर शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो, ब्लड शुगर ज्यादा हो, तो फंगस जो है ये शुगर के साथ और ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है। और तीसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा स्टीरॉइड्स ले रहा हो, हाई डोज में ले रहा हो, जो हम देते हैं कोविड में मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में और माइल्ड इलनेस में नहीं देनी चाहिए, तो उससे भी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं स्टीरॉइड के कारण, उससे भी ये फंगस जो है ये ज्यादा फैलना शुरू होता है, ज्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू होता है और उसके केसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी। अब इसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, लेकिन ये नाम ठीक नहीं है क्योंकि ब्लैक फंगस एक और कैटेगरी ऑफ फंगस है जिसका ये ब्लैक फंगस का नाम दिया जाता है, जिसमें एक जो मेलानिन करके एक प्रोडक्ट है वो बनता है जिससे फंगस का रंग काला हो जाता है। अगर इस फंगस को हम कल्चर में देखें तो ये सफेद रंग का होता है और उसमें छोटे छोटे ऊपर बिंदी टाइप के काले दाग होते हैं। जैसे हम ये समझ लो कि आपने सफेद चीज पे थोड़ी सी काली मिर्च डाली हो तो काले काले थोड़े थोड़े बिंदियां आ जाती हैं। ये इस फंगस की पहचान है कल्चर में, लेकिन ब्लैक कलर का नहीं ये होता। लेकिन ये नाम ऐसा पड़ गया ब्लैक फंगस, इसलिए सब लोग इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि जिन लोगों को कोविड है
उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको शुगर की बीमारी है तो शुगर अपना पूरा कंट्रोल करके रखें। वैसे भी करना जरूरी है, लेकिन कोविड के पैंडेमिक में अपना शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ये फंगस की इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ साथ अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लीजिए, हाई डोज पे ना लीजिए, और जितने दिनों के लिए एडवाइस किया गया है, हो सकता है 5 या 10 दिन, उससे ज्यादा ना लें, क्योंकि उससे भी ये फंगस के इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों को कितने दिन तक इस म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बना रहता है? तो जैसे मैंने कहा कि जिन व्यक्तियों को शुगर की तकलीफ नहीं है, जिन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया, उनको तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी डेटा आया है हमारे देश से भी, बाहर देशों से भी, उसमें यही देखा गया कि 95 से 98% जो लोग हैं वो वैसे ही हैं जिनको स्टेरॉइड्स दिया गया, या जिनको डायबिटीज थी, और या जिनकी इम्यूनिटी कम थी। जैसे कुछ लोग हैं जो कैंसर के कारण कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या उनका ट्रांसप्लांट हुआ उसके कारण दवाई ले रहे हैं। अगर आप हेल्दी हैं और आपको ना डायबिटीज है, ना आपको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ी, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स लिए हैं और स्टेरॉइड्स बंद कर दिए हैं और उनको डायबिटीज नहीं है, तो अगर उनको कोई लक्षण नहीं होते तो ये अनलाइकली है कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस होगा, और नॉर्मली 2-3 हफ्ते के बाद तो उनको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को डायबिटीज भी है, उनको अपना शुगर कंट्रोल करना चाहिए, और अगर 3-4 हफ्ते निकल जाते हैं, कोविड से आप बाहर आ गए हैं, तो फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, क्या ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है कोरोना की तरह एक संचारी रोग भी है क्या? नहीं, ये संचारी या कंटेजियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की तरह, जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस फैल जाता है। ये फंगस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, इसलिए अगर आप किसी म्यूकर वाले मरीज के साथ भी बैठे हैं तो आपको कोई डर नहीं है कि उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। जी डॉक्टर गुलेरिया, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो इस बीमारी से पीड़ित है? इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? तो अभी तक जो देखा जा रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादातर साइनसेस में होता है, जिसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि आपके नाक में पहले वो फंगस आता है, जिसके कारण 3-4 लक्षण हो सकते हैं। नाक में बंद हो सकता है, नाक में क्रस्टिंग हो सकती है, जैसे नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, नाक से कुछ सिक्रीशंस आने लगती हैं, और कभी कभी नाक से खून भी आ सकता है। इसके कारण फिर जब वो साइनस में फैलता है तो सिर में दर्द होने लगती है, जो आम दवाई से ठीक नहीं होती। साथ साथ आपकी चेहरे पे एक साइड पे सोजिश हो सकती है, या चेहरे पे एक साइड पे सुनपन हो सकती है, जो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है छूने से कम लग रहा है। और कभी कभी जो है स्किन जो है वो जो आपके नाक का स्किन है या आंखों के नीचे जो स्किन है, चमड़ी जो है, वो काले रंग की भी हो सकती है। जी डॉक्टर गुलेरिया, मास्क के गीला होने या एक ही मास्क को बिना धोए बार बार लगाने से भी क्या ये फंगस हो सकता है? अगर आप एक ही मास्क यूज कर रहे हैं और उसको अच्छी तरह से सुखाएं धूप में, या उसको आप उसका यूज जो है इस तरह से करें कि उसमें बहुत गंद ना पड़े, तो वो मास्क आप यूज कर सकते हैं। उससे म्यूकोरमाइकोसिस नहीं फैलता है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो रोज उसको धुलाएं और अच्छी तरह से धूप में सुखा के यूज करें। अगर आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो एक दिन के बाद उसको फेंक के फिर नया यूज करें। N95 मास्क जो है वो अगर आप रीयूज करना चाहते हैं तो हम जो लोगों को सलाह करते हैं, जो हम अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं, कि हम 4 मास्क जो हैं वो इकट्ठे लेके आपने पहले दिन एक मास्क जो डाला है उसको फिर निकाल के आप एक लिफाफे में डाल के बाहर को रख लें, और दूसरा मास्क यूज करें अगले दिन, तीसरा उसके तीसरे दिन, चौथा चौथे दिन, और फिर 5वें दिन पहला वाला मास्क फिर से यूज करें। तो वो 5 दिन बाद आप यूज करेंगे तो वो मास्क जो है वो सूख भी जाएगा, और उसमें अगर वायरस है या फंगस है तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिसाइकिल करके अपने 4 मास्क जो हैं वो लगभग 20 दिन यूज कर सकते हैं, और उसको फिर बार बार यूज हो सकते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, इस समय मार्केट में बहुत सी कंपनियां N95 मास्क बना रही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मास्क सही है और यही वाकई में ही ओरिजिनल N95 मास्क है जिसे हमें यूज करना चाहिए? तो मास्क में एक अप्रूवल होता है जिसको हम नॉश करके कहते हैं, ISI भी हम कह सकते हैं।
अगर वो अप्रूवल आपके मास्क में लिखा गया है, उससे ये पता चल जाता है कि N95 है। कई जो N95 मास्क आते हैं उसमें वो एक आता है कि ये जो है ये NIOSH का एक एसोसिएशन है, उससे अप्रूव्ड है ये, और उसके साथ साथ उसमें एक लॉट नंबर भी होगा कि वो डेफिनेटली अप्रूव्ड है। तो उसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली डेफिनेटली अप्रूव्ड मास्क है। जी डॉक्टर गुलेरिया, म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए इस समय कौन कौन से इलाज उपलब्ध हैं और कोई व्यक्ति अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचा कर रख सकता है अपने आप को? तो जैसे मैंने कहा कि दो चीजें जो सामने आई हैं कोविड-19 में, वो यही है कि ज्यादातर मतलब 90 to 95% जिन लोगों को कोविड हो रहा है और ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, उनको अंडरलाइंग शुगर है जो कंट्रोल नहीं हो रही। तो अगर आपको शुगर की तकलीफ है तो मैं यही कहूंगा कि आप इस टाइम में पूरा अपना शुगर मॉनिटरिंग करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके पूरा दवाई लें जिससे शुगर आपकी ठीक रहे और शुगर की बीमारी जो है वो ना हो। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको शुगर की बीमारी है, और जब हम उनकी जांच करते हैं तभी पता चलता है। तो अपना टेस्ट करा लें, और अगर शुगर है तो उसकी दवाई पूरी तरह से लें। दूसरा, स्टीरॉइड्स अपनी तरफ से ना शुरू करें। पैनिक रिएक्शन में कई लोगों ने घर पे ही शुरू में ही स्टीरॉइड्स लेने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण भी उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा होने लगे थे। तो ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो जो मैंने अभी बताए हैं, तो तब आप अपने डॉक्टर को इमीडिएटली संपर्क करें। वो एक नाक से दूरबीन करके नेजल एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं अंदर की फंगस है या नहीं है। उसका एक स्क्रेपिंग या बायोप्सी भी ले सकते हैं, जो हम एक स्टेन करते हैं, KOH स्टेनिंग हम कहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि आपको म्यूकर है या नहीं। और अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए तो दवाई से भी और कभी कभी थोड़ी सर्जरी करके वो फंगस को निकाला भी जा सकता है। जी डॉक्टर गुलेरिया, संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कोरोना के जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट है वो अब मरीजों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। ऐसे में वो कौन कौन से इफेक्ट हैं जो मरीजों में ज्यादा देखे जा रहे हैं और उसके लिए अब हमें क्या करना होगा? बिल्कुल, जैसे जैसे अब संक्रमण कम हो रहा है, हमारे केसेस भी कम हो रहे हैं, तो अब ये चिंता शुरू होती है कि अब इसके बाद जो पोस्ट कोविड के ट्रीटमेंट है, इलाज है, उस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि वो हमने पहली वेव के बाद भी देखा था। और इसमें कई चीजें समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों को जब वो कोविड ठीक हो जाता है तो 4 हफ्ते के बाद भी कुछ लक्षण रहते हैं, और उसको हम एक्यूट पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। और अगर वो 12 हफ्ते के बाद रहे तो लॉन्ग कोविड का नाम भी दिया जाता है। इसमें जो आम लक्षण है जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, वो तो एक तकलीफ कई लोगों को होती है कि सांस की तकलीफ हो रही है। उनके सैचुरेशन ठीक है, लेकिन तब भी उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई लोगों को खांसी रहती है और कई हफ्तों तक सूखी खांसी रहती है और वो उनको तंग करती है। कई लोगों को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है कि बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, सुस्ती हो रही है, और वो ये कहते हैं कि वो जोड़ों में दर्द है, मसल में पेन है, सुबह उठने का जी नहीं कर रहा। तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। एक और लक्षण जो पाया गया है जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम पे ध्यान नहीं लगा पाते। आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ देर अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद आपको धुंधला दिखाई देता है या आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये भी एक कोविड के कारण हो सकता है। और कई चीजें हैं जैसे नींद नहीं पूरी तरह से आना, घबराहट होना, वो कोविड के कारण भी है, वैसे भी टेंशन के कारण हो सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ऑर्गन में अगर असर पड़ जाता है, जैसे फेफड़े काफी कमजोर हो गए, तो उनको काफी देर के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है। या किसी के हार्ट पे असर पड़ा तो हार्ट कमजोर हो गया, तो उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है। ज्यादातर जो हम पोस्ट कोविड सीक्वली देखते हैं, उसमें ज्यादातर जो इलाज है वो नॉर्मल गुड डाइट, अगर आप योगा करेंगे तो उससे आपके फेफड़े भी फूलेंगे, आपके बॉडी के मसल्स में भी असर पड़ेगा। अपने हरी सब्जियां लें, फ्रेश फ्रूट लें, तो ज्यादातर एक्सरसाइज से और डाइट से ही लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ हद तक हम दवाई देते हैं खांसी के लिए या जो शरीर में दर्द हैं उसके लिए, और ये देखा गया है कि नॉर्मली 8 से 12 हफ्ते तक मैं कहूंगा 98 to 99% जो लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अभी भी संशय बना हुआ है, विशेषकर कोविशील्ड को लेकर। उनका सोचना है कि अगर मुझे कोविशील्ड की दूसरी डोज देर से लगी
तो कोरोना को लेकर मेरी जो पहली डोज की इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम देखें तो पहले हम कहते थे कि आप जो है कोविशील्ड जो है 4 से 6 हफ्ते बाद लगा लीजिए, फिर उसको 8 हफ्ते किया गया, फिर 12 हफ्ते। तो इसके पीछे जो रिसर्च है, जो इस साल फरवरी मार्च में पेपर्स पब्लिश हुए, वो उसके कारण किया गया। और वो देखा गया कि जब दिसंबर में यूके में बहुत ज्यादा केसेस हुए थे, तो उन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से है, और फाइजर की वैक्सीन, दोनों का जो वैक्सीनेशन का सेकंड शॉट था वो 12 हफ्ते कर दिया था। उन्होंने इसलिए किया था कि उनके पास तब डोजेस कम थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना डेटा एनालाइज किया तो उन्होंने ये देखा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ स्पेशली, कि अगर आप पहला डोज लेते हो तो आपको प्रोटेक्शन रहती है जो 70-71% के करीब है। तो आपको अच्छी प्रोटेक्शन एक डोज से भी मिल जाती है। और अगर आप एंटीबॉडीज देखोगे तो आपकी पहली डोज के बाद एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो कोई 55 से 60% के करीब बनती हैं। लेकिन अगर हम वही डोज सेकंड शॉट जो है वो 4 हफ्ते के बाद की जगह 12 हफ्ते बाद दें, तो वो जो आपकी सेकंड शॉट जो आपने 4 हफ्ते में लिया था, जिसे 55 से 60% एंटीबॉडीज बनी थी, वो एकदम बढ़ के 80 से 85% हो जाती हैं। तो इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक तो ये कि अगर हम थोड़ा वैक्सीन डिले करें तो एक शॉट से आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। आपको घबराना नहीं है कि अगर आप दूसरा डोज जो है वो 12 हफ्ते बाद ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि जब आप 12 हफ्ते बाद दूसरा शॉट लेते हो, जो हम बूस्टर डोज कहते हैं, पहले वाले शॉट को हम प्राइम शॉट कहते हैं, कि पहली जो टीका लगा वो प्राइमिंग के लिए है, आपके इम्यून सिस्टम को प्राइम करता है। दूसरा वाला जो हम 12 हफ्ते के लिए कह रहे हैं वो बूस्टर है। तो अगर आप 12 हफ्ते बाद वो शॉट लेते हैं तो उससे आपके शरीर में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बनती हैं, जो लंबे टाइम के लिए भी रहती हैं और आपको अच्छी प्रोटेक्शन देती हैं। इसलिए इसके पीछे साइंटिफिक डेटा है, और इसलिए जो ग्रुप इसको देखता है, इंटैगी करके जो पहले से बना हुआ है, उनकी ये रिकमेंडेशन है कि कोविशील्ड के लिए दूसरा जो टीका है वो 12 हफ्ते के बाद लगाना चाहिए। जी डॉक्टर, अभी भी कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें कोरोना की दोनों वैक्सीन, दोनों डोजेज लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो कोरोना से पीड़ित हो जा रहे हैं और कई लोग काफी गंभीर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें दो चीजें समझना है। एक तो जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि वैक्सीन की जो प्रोटेक्शन है वो 70 to 80% है। जैसे मैंने अभी कहा कि 80 से 85% प्रोटेक्शन है। इसका मतलब कुछ तो ऐसे ही लोग होंगे जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, वो बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, 100% प्रोटेक्शन नहीं है, तो कुछ लोग हैं जिनमें इन्फेक्शन सीरियस हो सकती है। लेकिन मेजॉरिटी जो है, मैं कहूंगा कि 80 से 90% से ज्यादा लोग जो हैं, उनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं होगा। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो वैक्सीन है वो हमें डिजीज से प्रोटेक्शन ज्यादा देती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन कम देती है। अब दोनों में अंतर क्या है? जब हम डिजीज की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसी डिजीज नहीं होगी जो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी प्रोटेक्शन जो है ये वैक्सीन देती है। लेकिन वैक्सीन हमें इन्फेक्शन से इतना प्रोटेक्शन नहीं देती। तो अगर हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए तो ये हो सकता है कि हमको भी थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा, हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट भी पॉजिटिव होगा, हमने वैक्सीन लगा भी ली है, 2 शॉट्स लगा लिए, उसके 2 हफ्ते भी हो गए हैं, लेकिन तब भी हमारे नाक में, गले में कुछ टाइम के लिए वायरस रह सकता है। लेकिन हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है वो वायरस को आगे फैलने नहीं देंगी और हमें सीवियर डिजीज से बचाएंगी। लेकिन उस टाइम में कुछ लोग इन्फेक्शियस भी होंगे, वो और लोगों को इन्फेक्शन भी दे पाएंगे। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने दोनों शॉट वैक्सीन के लगा भी लिए हैं तब भी आप अपना मास्क लगा के रखिए, क्योंकि आपको सीरियस इलनेस नहीं होगी, पर आप किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं जिसको थोड़ा सीरियस इलनेस हो सकती है। जी डॉक्टर गुलेरिया, युवाओं में हल्के या मामूली कोविड-19 के लक्षण होते हैं और वो अचानक ही जानलेवा बन जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस दफा ये देखा गया है कि यंगर एज ग्रुप में ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन पाया गया है। ज्यादातर अगर हम पूरा डेटा देखें तो हम ये देखते हैं कि परसेंटेज वाइज अभी भी हाई रिस्क ग्रुप वही है जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। लेकिन क्योंकि हमारे केसेस इतने ज्यादा हुए, 4 लाख से ज्यादा हो गए एक दिन में, अभी भी हमारे अब 2 लाख से कम हुए हैं,
तो इसलिए केसेस क्योंकि इतने ज्यादा हैं, तो उसमें अगर हम प्रोपोर्शनेट देखें तो यंगर जनरेशन में भी, युवाओं में भी काफी सीरियस इलनेसेस हुई हैं। इसका एक कारण ये भी है कि कुछ हद तक युवाओं ने ये सोचना शुरू किया था कि हमें तो हल्की बीमारी होगी, इसलिए हमें ज्यादा अपने आप को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। और कई लोग मुझे पता है जो घर पे ही अपना इलाज कर रहे थे, जब उनकी सैचुरेशन बहुत ज्यादा डाउन हो गई, फिर वो अस्पताल आए और बहुत सीरियस स्टेज में अस्पताल आए, और तब उनके हम जान नहीं बचा पाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, अगर आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, अगर बहुत तेज बुखार हो रहा है, या और भी कोई ऐसे लक्षण हो रहे हों जैसे सुस्ती है, या पेट खराब हो गया, या आपको बिल्कुल वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टियां ज्यादा आ रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जरूर दाखिल हों, चाहे वो थोड़े दिनों के लिए ही होना पड़े, लेकिन बीमारी को लाइटली ना लें, क्योंकि उसके कारण फिर आप डेथ्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से यामीन। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। यामीन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो लोग घरों के अंदर आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की कब जरूरत पड़ती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर गुलेरिया ये जानना चाहते हैं कि घर पे जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति रह रहे हैं आइसोलेशन में, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है? हाँ, तो हम सब लोगों को दो चीजें कहते हैं कि जब भी आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप घर पे अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करें। एक पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो आराम से मिल जाता है, सरकार भी वो दे रही है, जो आप अपनी उंगली में लगा के देख सकते हैं कि आपकी ऑक्सीजन खून में कितनी है। तो अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 94 से कम हो जाए, यानी कि 93, 92, 90 होने लगे, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि उसको बढ़ाने के लिए आप अपने पेट के बल लेटिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि अगर आप पेट के बल लेटेंगे और लंबे लंबे सांस लेंगे तो आपके फेफड़े में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी और आपकी ऑक्सीजन बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन तब भी कम हो रही है, 92 या 90 के आसपास हो रही है, 91, 92 हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि तब आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं कोलकाता से अमित। आइए उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। अमित जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहिए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरी पत्नी जो है वो एक मेडिकल स्टाफ है, नर्स है वो सर अभी कोविड केयर सेंटर पे ही काम करती है जी। और वो सर लेक्टेटिंग मदर है सर, बच्चे को दूध पिलाती है जी। तो सर वो वैक्सीन नहीं ले पा रही है, तो सर अपना बचाव कैसे कर पाएगी सर इस माहौल में, जैसा कि पैरामेडिकल्स और डॉक्टर्स भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं, तो इस हालत में वो अपने आप को कैसे सेव करेंगे सर? डॉक्टर गुलेरिया, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। अब सरकार ने भी अप्रूव कर दिया और हम कई महीनों से कह रहे हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। उसमें अब रिसर्च भी ये दिखाती है कि माता को तो प्रोटेक्शन मिलता ही है वैक्सीन लगाने से, लेकिन जो उनका ब्रेस्ट मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो बच्चे में भी जाती हैं और बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। अब सरकार ने भी अप्रूव कर दिया है और वो हमारे गाइडलाइंस में भी हैं, इसलिए आप अपनी वाइफ को बोलें कि वो वैक्सीन जरूर लगाएं, उससे उनको भी और जो नवजात शिशु है उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोविड एरिया में काम कर रहे हैं तो आपके हॉस्पिटल वालों को पूरी तरह से जो हम कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कि आप अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं, उसमें ये जरूरी है कि जब भी आप वहां जाएं तो अपना डॉनिंग जो है, जो हम कहते हैं पूरी तरह से अपने आप को मास्क, फेस शील्ड, गाउन और पूरा वो कवर करके रखें, और जब आप उतारें तो भी ठीक ढंग से उतारें। जो एक स्टेप्स हैं उसको पूरा फॉलो करें, जिससे आप जो इन्फेक्शन अगर उस कोविड एरिया में हुआ है तो आपके गाउन में रहें और कपड़े में नहीं आए। और जब भी आप उतारें तो अच्छी तरह से आप नहा लें, या तो वहां पे हॉस्पिटल में ही या घर आके, जिससे आपके शरीर में भी अगर वायरस के चांसेस हों तो वो नहीं होंगे जी। तो अगर आप प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस करें तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है। हमारे यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि सबसे सेफ एरिया तो कोविड हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां पे सब लोग अपने आप को अच्छी तरह से कपड़े डाल के ही अंदर जाते हैं, तो पूरे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जी।
डॉक्टर गुलेरिया, कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कुछ समय से। अगर तीसरी लहर का सामना करना पड़ता है तो इसमें कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है और इसे लेकर स्वास्थ्य जगत में क्या तैयारियां हैं? तो पहली चीज तो ये है कि हम वायरसेस की बात करते हैं तो वो वेव्स में ही आती हैं, रेस्पिरेटरी वायरसेस, चाहे हम इन्फ्लुएंजा की बात करें और अब हम कोरोना में भी देख रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वेव्स आती क्यों हैं। वेव्स इसलिए आती हैं कि जब केसेस कम हो जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अब वायरस खत्म हो गया और फिर वो जो उनको सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं करते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एकदम खत्म हो जाता है। ये हमने फर्स्ट वेव के बाद भी देखा कि लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, पार्टी शुरू हो गई, शादियां शुरू हो गई, कई फंक्शन ऐसे हुए जहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए और सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स बन गए। ये बहुत जरूरी समझना कि जब हमारे केसेस कम भी हो जाएं, वायरस अभी कहीं नहीं गया, वायरस हमारे बीच में ही है। इसलिए अगर हमें केसेस अपने कम रखने और अगली वेव को नहीं आने देना है, उसको कम करना है, तो जब केसेस कम भी हैं तो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है और हमें पूरी तरह से सर्वेलेंस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और वहां पे हम पूरा एक्शन लें जिससे वहां से आगे बढ़े नहीं और दूसरी जगह ना फैलें। लेकिन हर एक नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे केसेस कम हो चाहे ज्यादा हो, हमें पूरी तरह से अपने आपको प्रोटेक्ट करना है और वायरस को आगे फैलने नहीं देना है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है। ये वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैल के आगे बढ़ता है, अपने आप तो नहीं फैल सकता। अगर हम मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, घर के अंदर अगर हैं तो अच्छी वेंटिलेशन रखेंगे, हाथ धोएंगे, तो हम वायरस को फैलने नहीं देंगे और वो अपने आप आगे नहीं फैल पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। दूसरी कई लोगों को ये धारणा है कि अगली जो वेव है वो बच्चों में होगी और बच्चों में ज्यादा सीरियस होगी। लेकिन अगर हम इस पिछले 16 महीनों का आंकड़े देखें तो बच्चों में अभी तक जो है वायरस जो है वो नॉर्मली उसमें बच्चे बच के रहे हैं, उनको ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुई है। और हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि जो बच्चे हैं जिनको सीरियस कोविड हुआ है वो वही हैं जिनको या तो कोमॉर्बिडिटीज हैं, मोटापा है या उनको कोई कीमोथेरेपी लग रही है या अंडरलाइंग कैंसर है। जो स्वस्थ बच्चे हैं या जो ठीक ठाक हैं उनमें कोविड बहुत माइल्ड हुआ है और इसलिए ये लगता है कि आगे भी ऐसे ही होगा कि बच्चों में जो है कोविड जो है वो माइल्ड ही होगा। और ये माना जाता है कि क्योंकि उनमें जो वायरस जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो एक एस रिसेप्टर्स के थ्रू करता है, वो बच्चों में फेफड़े में नाक में कम पाए जाते हैं अडल्ट के कंपैरिजन में, इसलिए बच्चों में यूजुअली माइल्ड इन्फेक्शन होगा। सिर्फ ये है कि बच्चे जो है अभी तक प्रोटेक्टेड हैं, उनको बचा के रखा गया है और जैसे जैसे अब हालात ठीक होंगे तो ये मुमकिन है कि स्कूल्स खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे तो बच्चे आपस में मिलना शुरू करेंगे तो उसमें आपस में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस तो ज्यादा हैं। लेकिन ये लगता है कि उनमें इन्फेक्शन अगर हुआ भी तो माइल्ड ही होगा, बहुत सीरियस नहीं होगा जी। दूसरी चीज यही है कि उम्मीद यही है कि अगस्त सितंबर तक हमारे जो बच्चों में वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं कोवैक्सीन के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और हम बच्चों को भी वैक्सीन कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि हम साल के लास्ट क्वार्टर में बच्चों को भी वैक्सीनेट कर पाएंगे जिससे उनको भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे जी। डॉक्टर गुलेरिया, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि अब हमारे केसेस कम हो रहे हैं लेकिन हमें जो पहले वेव के बाद गलती की थी वो फिर से नहीं करनी है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, क्राउड नहीं होने देना, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देनी और अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बाहर नहीं जाना और हाथ धोना, ये सारे जो हमने चीजें कहते हैं वो फिर करना बहुत जरूरी है जब तक काफी ज्यादा लोगों को 60 से 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं लगता जी। तो ये जो है अगले 4-6 महीने के लिए हमें अगर हम पूरी सख्ती बना के रखेंगे तो हम अगली वेव को आने नहीं देंगे और अगली वेव अगर आएगी भी तो बहुत मामूली होगी। ये सब हम सब लोगों पे निर्भर है। डॉक्टर गुलेरिया, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया।